सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। जैसे कि जो हमारा मेजर टॉपिक है, मुख्य जो हमारा विषय, हम लोग जो टॉपिक अभी तक देख रहे हैं, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसी में दो सब टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे: वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन, और रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है वियना कांग्रेस पर हम आज चर्चा करेंगे, जो कि 1815 में हुई थी, जैसे वियना सम्मेलन कहते हैं हम लोग। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद से प्रेरित थीं। जैसा कि हमको पता है कि फ्रांस का रूलर था नेपोलियन, फ्रांस का सम्राट था, वो शासक था, और कुछ देशों ने मिलकर उसको हराया 1815 में। और उसके बाद से जो देश थे वो दोबारा से यूरोप में रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म लाना चाहते थे। तो रूढ़िवाद किसे बोलते हैं? रूढ़िवाद है ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, स्टेबलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। जो रूढ़िवाद है वो एक ऐसा दर्शन है जिसमें जो पहले से ही स्थापित संस्थाएं थीं, जो रीति रिवाज थे, रूढ़ियाँ, हम कहें कि जो भी मान्यताएं थीं, उन्हीं को वो बनाए रखना चाहते थे और बहुत ही जल्दी परिवर्तन नहीं चाहते थे। अगर चेंज होना भी है तो वो चाहते थे कि धीरे धीरे से परिवर्तन हो। यानी कि वो जो पिछले रीति रिवाज जो भी थीं उनके समर्थक थे। लाइक द मोनार्की सिस्टम, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो वो ये सारी चीज़ें चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम जो है वो बना रहे यूरोप में, चर्च के पास जो पावर्स थी वो भी यूरोप में बनी रहें, और जो सोशल हायरार्की, जो सामाजिक, हम कहें कि जो समाज में जो कुछ लेवल्स बनाए गए थे कि कुछ लोग ऊपर रहेंगे और कुछ लोग उनके नीचे, तो ये सारा सिस्टम बना रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी कहा जाता था। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। बहुत सारे जो कंजर्वेटिव्स थे वो दोबारा से प्री रिवोल्यूशनरी डेज, यानी कि जब रिवोल्यूशन आया फ्रांस में, उसके बाद पूरे यूरोप में एक लहर सी फैल गई, तो उसके बाद, उसके पहले का जो टाइम था, बहुत सारे कंजर्वेटिव उसको दोबारा से नहीं लाना चाहते थे। जबकि वो कंजर्वेटिव थे, फिर भी वो जो पहले वाला टाइम था, जो पहले वाले जो रीति रिवाज, जो भी मान्यताएं थी, उनको दोबारा से स्थापित नहीं करना चाहते थे। Rather realized from the changes initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. अधिकतर रूढ़िवादी क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। तो उन्हें ये चीज़ें पता चल चुकी थी कि जो मॉडर्नाइजेशन आया है उससे जो मोनार्की सिस्टम है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा, राजतंत्र और भी ज़्यादा मजबूत होगा। ए मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम्स कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। तो उनको ये पता चल गया कि ये सारी चीज़ें जो की गई हैं, कि एक अच्छी आर्मी रखी जाए, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, एक इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो अच्छी हो, फ्यूडलिज्म ख़त्म हो जाए। क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में जो हम कहें कि किंग के पास तो पावर थी, लेकिन बाकी लोगों के पास भी बहुत सारी पावर्स हुआ करती थी, जो नोबल्स थे।
तो फ्यूडलिज्म ख़त्म होने से सारी पावर जो थी वो अब किंग के पास में आ चुकी थी, जो वहाँ का रूलर था उसके पास में आ चुकी थी। तो ये लोग यही चाहते थे कि अब जो नया मॉडर्न सिस्टम आया है, जो कि नेपोलियन लेकर आया, उसको बनाए रखा जाए। परंतु नेपोलियन के द्वारा जो जीते गए राज्य थे वो फ्रांस से छीन लिए जाए। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, प्रुसिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to drop a settlement for Europe। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, तो ये सारे ही जो देश थे ये इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। तो इन सभी देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि थे वो यूरोप में वियना में मिले, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल थी वियना। वहाँ पर वो लोग मिले और एक मीटिंग हुई, समझौता हुआ उनके बीच में। तो वो जो सम्मेलन था जहाँ पर वो लोग मिले थे, उसी सम्मेलन को वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता। और उनके बीच में जो हम कहें कि संधियाँ हुई उसे ट्रीटी ऑफ वियना कहेंगे, वियना की संधि। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो वियना जो था वो ऑस्ट्रिया में ही है, तो उसके जो होस्ट थे उस कांग्रेस के, उस सम्मेलन के जो मेज़बान थे वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और उस सम्मेलन के मेज़बान थे। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। तो इसमें जितने भी देशों के प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने 1815 में वीना संधि तैयार की मिलकर, तो उनका उद्देश्य यही था कि उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। हालांकि वो बहुत सारी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते थे, जो नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम किए वो नहीं वो चेंज करना चाहते थे, क्योंकि उससे उनको पावर मिल रही थी, जो मोनार्की सिस्टम तो और मजबूत हो रहा था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे जो उनको अच्छे नहीं लगे, तो उन चेंजेस को नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उनको फिर से वो बदलना चाहते थे और फिर से वही पुराना सिस्टम, जो पुरानी व्यवस्था थी वो लाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो जो कि फ्रांस में नेपोलियन की क्रांति से पहले एक डायनेस्टी थी, जो हम कहें कि फ्रांस की क्रांति से पहले जो वहाँ पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, बूर्बो डायनेस्टी। द बूर्बो डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो जो फ्रांस में पहले से ही बूर्बो डायनेस्टी थी उसको दोबारा से सत्ता दी गई, पावर दी गई, और नेपोलियन ने जिन राज्यों को जीता था उन सभी को फ्रांस से छीन लिया गया। वो अलग अलग कंट्रीज़ को दे दिए गए, लेकिन उन सभी राज्यों को फ्रांस से छीन लिया गया। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो इसी टॉपिक में जो वीना कांग्रेस है, इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक तो वीना कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन कौन लोग थे उस मीटिंग में, किन लोगों ने मिलकर की और क्यों की। और उसका दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वीना कांग्रेस में कौन कौन से चेंजेस किए गए, क्या क्या हुआ, वो ट्रीटी में क्या क्या समझौते किए गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से फ्रांस से बहुत सारे जो उसके रीजन्स थे, क्षेत्र थे, उनको छीना गया, बूर्बो डायनेस्टी बनाई गई। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। फ्रांस की सीमा पर कई सारे राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। तो फ्रांस की सीमा पर जो कि अधिकतर उसके बहुत सारे राज्य थे उनको छीन के दूसरे देशों को दे दिया गया, और उसकी सीमा पर बहुत सारे राज्य बना दिए गए जिससे कि फ्रांस आगे ना बढ़ सके। अगर वो बढ़ना भी चाहे तो वो उनको रोक सकें, फ्रांस को कंट्रोल कर सके। इसलिए बहुत सारे जो राज्य थे वो फ्रांस की सीमाओं पर बना दिए गए। तो अलग अलग देशों को उसके द्वारा जीते हुए क्षेत्र दे दिए गए, उनका कंट्रोल दे दिया गया जो कि उसकी सीमाओं पर थे।
Thus the king of Netherlands which included the kingdom of Netherlands होगा यहाँ पर the kingdom of Netherlands which included Belgium was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in south. अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। तो फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। तो दक्षिण में जेनोवा को जोड़ दिया गया और उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। प्रूसिया was given important new territories on its western frontiers। जो प्रसा देश था उसको उसके पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए। तो इसके जो पश्चिमी क्षेत्र था वहाँ पर प्रसा को कुछ इलाके दिए गए। तो चारों तरफ से देखो कंट्रीज़ यहाँ पर जो है उनको बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्री पर ही वो कंट्री को पावर्स दी गई है, उसके एरिया दिए गए हैं जिससे कि वो उसको कंट्रोल करके रखें, जिन्होंने उसको हराया भी था। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। तो जो क्षेत्र इसने जीते उन सभी को उससे छीनकर अलग अलग देशों को दिया जा रहा है। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो हमने देखा था कि 39 स्टेट्स का जर्मन महासंघ बनाया गया था जो कि नेपोलियन ने बनाया, उसको बरकरार रखा गया, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया। रसिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूसिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। तो जो रसिया रूस था उसको पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया, जबकि जो प्रसा था उसको ये सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया। ये शैक्षणिक नहीं है, ये जो देश है, ये जो एरिया, जो क्षेत्र था, सैक्सनी का एक हिस्सा दे दिया गया उसको। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्र की बहाली था जो कि नेपोलियन ने समाप्त कर दिए थे, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त किया था, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो जैसा कि हमने देखा कि ये फिर से नेपोलियन के द्वारा बना, जो नेपोलियन ने बर्खास्त किए थे राजतंत्र, दोबारा से उनको लाए, जैसे कि फ्रांस में ही बोर्बो डायनेस्टी को लेकर आए। इस तरह से कई सारे जो डायनेस्टी उसने समाप्त की थी फिर से उनको ले आए राजतंत्र को। और उनका जो मेन मकसद था वो था फ्रांस में या पूरे यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को लाना, कंजर्वेटिव सिस्टम जो था उसको फिर से लेकर आना, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जो चेंजेस की, कुछ अच्छे चेंजेस जो थे उनको बरकरार रखा गया, उन्हें नहीं हटाया गया, जिन पर हमने अभी डिस्कस किया था। कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। तो जो भी कंजर्वेटिव रिजाइम बनाई गई, ये रिजाइम है जो राज्य क्षेत्र, तो जो रूढ़िवादी राज्य स्थापित किए गए वो बहुत ही निरंकुश थे। जो दोबारा से फिर से रूढ़िवादी व्यवस्थाएं बनाई गई उस अधिकतर निरंकुश थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज रीड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नाम नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों में, किताबों में, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। मतलब अब जो भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं बनाई गई वो चाहती थी कि दोबारा से कोई क्रांति, कोई रिवॉल्यूशन ना हो सके, इसलिए उन्होंने सेंसरशिप लगाई, रोक लगाई अखबारों के ऊपर, नाटकों पर, गीतों के ऊपर, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार जिनसे झलकते थे। यानी कि वो चाहते थे कि लोग जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ पर कोई चर्चा ना करें, जिससे कि लोगों के अंदर कोई भी रिवॉल्यूशन
जो क्रांति की फीलिंग है वो ना आए और दोबारा से कोई क्रांति यूरोप में ना हो सके, तो उन्होंने रोक लगा दी। और इसी कारण से बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो भागने पर मजबूर हुए, अधिकतर अंडरग्राउंड हो गए, कहीं ना कहीं वो लोग छुपे रहे। और कई सारे ऐसे थे, दे डिड नॉट tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन किया जाए, उनके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट किया जाए, और उन जो भी इस तरह के लोग थे उनको वो ढूंढते रहते थे। इसीलिए अधिकतर रेवोल्यूशनरीज भाग गए वहाँ से, कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। तो हम कुछ रिवोल्यूशनरीज की बात कर लेते हैं कि जो क्रांतिकारी थे वो क्या चाहते थे। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ repression drove many liberal nationalist अंडरग्राउंड। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। तो इस तरह के जो राष्ट्रवादी थे वो अपना क्षेत्र जो थे उसको छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रेंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। और बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़, गुप्त संगठन बनाए गए जो कि लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो थे, जो विचार थे क्रांतिकारियों के, उसको फैला रहे थे वो। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट ए कमिटमेंट टू अपोज monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। तो इस समय यहाँ पर क्रांतिकारी होने का मतलब था कि जो वीना कांग्रेस के बाद राजतंत्र बनाए गए उनके अगेंस्ट लड़ना। तो जो भी उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे दोबारा से स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, उसको वो लोग सब यहाँ पर रिवोल्यूशनरी कहे जाएंगे, क्रांतिकारी कहे जाएंगे, जो कि उन राजतंत्रों के खिलाफ लड़ रहे थे जो कि दोबारा से बनाए गए थे। मोस्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी इज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत सारे क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। तो जैसा हमने नेशन स्टेट के बारे में देखा था, हमने चर्चा की थी नेशन स्टेट पर, हमने जाना कि वो क्या होता है। तो अधिकतर जो क्रांतिकारी थे वो यही चाहते थे कि नेशन स्टेट्स बनाए जाएं, राष्ट्र राज्य की स्थापना की जाए। तो उन्हीं में कुछ इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे ज्यूसेप्पे मैज़नी, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ज्यूसेप्पे मैज़नी was an Italian revolutionary born in Genoa in 1807। ज्यूसेप्पे मैज़नी इटली का क्रांतिकारी था और उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। ही बिकम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। एज अ यंग मैन ऑफ 24 he was sent into exile in 1831 for attempting रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। 24 वर्ष की आयु में, लिगुरिया है ये, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए, ये लिगुरिया नहीं, यहाँ पर लिगुरिया होगा, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। क्रांति करने के कारण उसको देश से बाहर कर दिया गया। ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, और उसने उसके बाद 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। एक है यंग इटली जो कि मार्सेई में बनाई गई थी, और दूसरी है यंग यूरोप जो कि बर्न में बनाई गई थी। मैज़नी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives। मैज़नी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने सपनों से मैज़नी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति में मैज़नी का बहुत बड़ा रोल था। मैज़नी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड।
So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. तो चाहता था कि जो लोग हैं वो एक राज्य के रूप में संगठित हों और इटली जो है वो छोटे छोटे राज्य ना बने बल्कि एक देश बने. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. तो उसको एक बड़ा राज्य, बड़ा देश बनाना चाहता था वो, एक रिपब्लिक कंट्री. दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. और इसी के कारण से इटली में क्रांति की शुरुआत हुई. फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड. और उसी के मॉडल पर फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज़, गुप्त संगठन बनाए गए जो कि लड़ने का काम कर रहे थे उन राजतंत्रों से जो कि वीना ट्रीटी के बाद बने थे. और इसीलिए मेटरनिक, जो ड्यूक मेटरनिक की हमने बात की थी, जो वीना का चांसलर था, उसने कहा था मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. तो मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था. किसको? जुसेप्पे मैज़नी को. तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई. कई सारे क्रांतिकारी आए जो कि अंडरग्राउंड हुए. उन्हीं में जुसेप्पे मैज़नी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था और इसका बहुत बड़ा रोल था इटली के यूनिफिकेशन में. इटली में जो एकीकरण किया गया, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो एक बड़ा देश बनाया गया, कई सारे राजतंत्रों से लड़ना पड़ा उन्हें. तो उस एकीकरण में जुसेप्पे मैज़नी का बहुत बड़ा रोल था. तो आज हमने जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे, एक तो वियना कांग्रेस, और वियना कांग्रेस के बाद किस तरह से रूढ़िवाद आया. तो हम देखें कि 1815 के बाद, 1815 के बाद दोबारा से यूरोप में कंजर्वेटिज्म आ चुका था, रूढ़िवाद आ चुका था. पुरानी व्यवस्थाएं फिर से स्थापित कर दी गई, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, फिर भी बहुत सारी पुरानी व्यवस्थाओं को दोबारा से स्थापित किया गया यूरोप में. और यूरोप में जो भी क्रांतिकारी थे, जो इस तरह के विचार रखते थे क्रांति के, उन सबको अंडरग्राउंड होना पड़ा, भागना पड़ा, छुपना पड़ा कहीं ना कहीं. सेंसरशिप लाया गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, प्लेज, इन सब के ऊपर रोक लगा दी गई, या फिर उन सारी चीज़ों पर, इनके ऊपर, उन चीज़ों पर रोक लगा दी गई कि वो क्रांति की बात, फ्रीडम की बात, लिबर्टी की बात, फ्रांस में जो क्रांति हुई उसकी बात ना कर सके. तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगाई गई. तो किस तरह से क्रांति को दबाया गया और दोबारा से क्रांतिकारी उभरे और उन्होंने क्रांति की शुरुआत की, जैसे कि जुसेप्पे मैज़नी ने. तो आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे और कल से हम एक नया टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.